हेलो एवरीवन। स्टडी विद एग्रीविल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतिया धाना और फिर से आज से मैं एक सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए सीरीज लेकर आई हूँ क्वेश्चंस की। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं लगभग जो सारे यूनिट्स हैं उन्हीं से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट बी सेक्शन में आने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो एग्जाम का टाइम है वो बहुत कम है। तो मेरी कोशिश थी कि कम से कम कुछ इस तरीके के तो क्वेश्चंस आ जाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि हम लोग सीएसआई नेट का और एएसआरबी नेट का जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, क्लासेस लेके आएंगे जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की जो सीरीज है क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, हम जब सेवे प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें किस जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एंड अलाउ फ्री रोटेशन अराउंड द सीएन बॉन्ड। सबसे पहले समझिए, ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एक लोन पेयर होता है, किसका? नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है, बात आती है लोन पेयर क्या होता है, किसका होता है? नाइट्रोजन का। जो नाइट्रोजन की जो क्लास में जो लास्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो, और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये जिस टाइम पे ये बॉन्डिंग करते हैं, जिस टाइम पे ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं, तो एक रेजोनेंस क्या होती है वहां पे शो होती है, जिससे जो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो आसपास में जो स्ट्रक्चर थी वो फ्रीली नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, रिजिड रिजिड टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये क्या बन जाती है? फिर ट्रांसफॉर्म में आ जाती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, जो प्रोलीन होता है वो सिस होता है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिस होती है। किसकी? प्रोलीन की। ठीक है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो क्या है बी, इट हैज पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। रेजोनेंस होती है इनकी बॉन्डिंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द मेमेलियन ब्लड स्ट्रीम प्राइमरीली बाय बाइंडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ऐसा कौन सा जो फ्री फैटी एसिड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, ऐसा कौन सा जो कैरियर प्रोटीन होता है, जो उसको क्या कैरियर प्रोटीन ऐसा होता है जो ट्रांसपोर्ट कराता है उनको इजिली। देखिए, जो फैटी एसिड होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। जिस टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें फैटी एसिड जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें फैटी एसिड पढ़ते हैं, तो हमें पता है तो फैटी एसिड की जो बाय नेचर क्या होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो प्लाज्मा उसमें ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट जो होता है प्लाज्मा में क्या होता है? सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोफोबिक क्या होती है? पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। ये बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है प्लाज्मा में, तो इसमें क्या होती है? हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होती हैं। तो वो क्या करता है? वे हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स में इसको पैक करके पूरी ब्लड स्ट्रीम में, पूरी होल बॉडी में क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है इजिली। और जब मतलब एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इससे क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन नॉन कोवेलेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इससे क्या होता है कि जब बॉडी को जरूरत होती है फैटी एसिड्स की, एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और उसमें यूज हो जाता है। देखिए, ट्रांसपोर्टर होते हैं कुछ, जैसे कि मैं अगर बात करूं सीरम एल्ब्यूमिन, तो ये किसका करता है? फैटी एसिड को क्या करता है? अपने पॉकेट में हाइड्रोफोबिक नेचर की जो होती है उसमें लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है ट्रांसफेरिन। क्या होता है? ट्रांसफेरिन। ये क्या करता है? ये आयरन को Fe, इसका आयरन का क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे, एक्वापोरिन वाटर का करता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके लिए एज ए कैरियर वर्क करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट होता है। करेक्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है which of the following lipid component which of the following lipid components is uniquely found in inner mitochondrial membranes and is essential for the optimal functioning of the electron transport chain। देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्पेस मेम्ब्रेन में होती है। तो देखिए जब हम खाना वाना खा लेते हैं सब कुछ रेस्पिरेशन सब होता है उसके बाद जो एनर्जी बनती है वो यहीं से बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ईटीएस सिस्टम से बनती है। तो इसमें हाँ, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट में मिलता है वैसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वर्क कराने में उसका फंक्शन कराने में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, कार्डियोलिपिन होता है। ठीक है, कार्डियोलिपिन कहाँ मिलता है, कार्डियोलिपिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन किस चीज से मिलकर बना होता है, इसको इसका एक नाम और है, क्या नाम है, डाई फोस्फो डाइफोस्फोटिडिल फास्फोटिडिल ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो डाइफॉस्फोटिडिल मिल्क और एक जो एक ग्लिसरॉल होती है उसकी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर से क्या होता है, बाइंड होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये 20% 25% तक इसमें मिलते हैं, किसमें, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर जो उसकी फ्लूइडिटी और उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में उसको हेल्प करते हैं। और ये और क्या करते हैं, ये जो ईटीएस जो ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उसको क्या करते हैं, उसके फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, कार्डियोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 4 है in the in the lysosomal targeting pathway, lysosomal targeting pathway which specific carbohydrates modification act as the sorting signal on acid hydrolase in the trans Golgi network। देखिए एक होता है ट्रांस गोल्गी, एक होता है कुछ गोल्गी बोलते हैं, गोल्गी भी बोलते हैं। देखिए कितनी बार कैसा होता है, क्लास लेते टाइम फ्लो में कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं कि बाई मिस्टेक हमें पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक, तो एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, ठीक है, गोल्गी। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होते हैं, सिस कौन सा होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला पार्ट होता है, RER। ठीक, तो ये क्या होता है, यहाँ से इसमें मोस्टली क्या है, मॉडिफिकेशन होकर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना किसी भी प्रोटीन को वेसिकल की फॉर्म में। तो सिस वाले पार्ट से कोई भी प्रोटीन एंटर होती है, मॉडिफिकेशन होने के बाद में वो वेसिकल की फॉर्म में कहाँ से, ट्रांस वाले पार्ट से कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, जहां पे लाइसोसोमल वाला पार्ट रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जिस टाइम पे जो प्रोटीन होती है जैसे कि मेनोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये किसमें बनती है, जैसे कोई भी एंजाइम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाला होता है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ होने वाला होता है, लाइसोसोम में होने वाला होता है। तो वो मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले गोल्गी बॉडी में जाता है। ठीक है, वो गोल्गी बॉडी में जब वो जाता है तो उसको कहते हैं एक तरीके से वहां पे मेनोज 6 फॉस्फेट M6P, मेनोज 6 फॉस्फेट टैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेनो 6 फॉस्फेट होता है, M6P होता है, उसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये सिस गोल्गी में जाता है, ठीक है, सिस गोल्गी में जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन होने के बाद में इसमें वेसिकल की फॉर्म में कहाँ पे चला जाता है, ट्रांस गोल्गी से राइसोसोम में जा जाता है। तो हमारा अगर वो बात करें कि ऐसा कौन सा हाइड्रोलेज और ट्रांस गोल्गी उसमें होता है, तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इज स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग pyrimidine dimers caused by UV light radiation without removing any basis in bacteria। जिस टाइम देखिए एक रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। रेप्लिकेशन में डीएनए डबल होता है, अपने एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड को बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए के जो न्यू डीएनए बना उससे एक आरएनए बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है अब एक प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक, अब वो मैसेंजर एमआरएनए होता है, वो फिर प्रोटीन बनाता है। तो जिस टाइम पे बैक्टीरिया में क्या हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाँ सॉरी, बैक्टीरिया में क्या हो रहा होता है, ट्रांस रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, जिस टाइम पे डीएनए को अनवाइड, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के लिए एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड को बनने के लिए क्या होता है, हाँ,
जो स्टैंड है उनको खोलना होता है, तो उसके लिए क्या आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है। क्या आता है, एच हेलिकेज एंजाइम आता है। तो वो क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है, अनवाइंड करता है। जैसे कि इसको आप समझ सकते हैं, जैसे एक थ्रेड होता है, एक रस्सी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि अगर हम उसको खोलें, जैसे वो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम अपनी चारपाई वगैरह बुनते हैं, उसमें एक जो रस्सी होती है, गाँवों में उसको बाण बोलते हैं। तो जब उसको खोलते हैं, इस तरीके से इसको हम खोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो वहां से तो खुलता हुआ जाता है, लेकिन आसपास से स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा सा और बोलते कि थोड़ा कस जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है। कैसे उसकी सिचुएशन कैसे हो जाती है, उसकी सिचुएशन थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, मतलब यहाँ से तो वो ओपन हो गया, लेकिन आसपास से क्या होता जाता है, वो टाइट होता जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कोइलिन वाली स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है जिस टाइम पे डीएनए, एक कौन सा डीएनए रिपेयर का जो मैकेनिज्म है, जैसे क्या होता है जब रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो यूवी रेज होती हैं जिस टाइम पे डीएनए पे पड़ती हैं, तो उसमें जो आसपास के जो थाइमिडीन होते हैं, टी थाइमिडीन होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और पेयरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो नॉर्मली नहीं हटती। तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोटो रिएक्टिवेशन या फोटोलाइज बोल दो। फोटोलाइज एक एंजाइम ऐसा होता है, वो ब्लू लाइट की हेल्प से डायरेक्ट डायरेक्ट इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक, तो इससे क्या, और जब ये ब्रेक करता है, इस उसमें इसका बेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज नहीं होता, बस ये क्या करता है, नॉर्मली इसको ब्रेक कर देता है, फिर से रेप्लिकेशन आगे स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक ये दोनों के बीच में बॉन्ड है थाइमिडीन थाइमिडीन का, तो इससे क्या होता है, ये आगे रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए क्या करता है, ये इसको ब्रेक कर देता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी बेस चेंज नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन कोई चेंज नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। अभी जो मैंने इसमें बताया, हम इसमें कॉलिन पढ़ते हैं, सुपर कॉलिन पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम आगे क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द CAAT एंड टाटा बॉक्स फाउंड इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ यूकैरियोट प्रोटीन कोडिंग जीन। CAAT और टाटा बॉक्स, ये क्या है? ठीक है, जिस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो डीएनए पे एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। डीएनए पे क्या होता है, प्रमोटर होता है। प्रमोटर वही जगह होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और प्रमोटर पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, आरएनए पॉल सेकंड होता है, आरएनए पॉल सेकंड होता है, ठीक है। ये और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, ये आके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद में क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सही जगह से हो, जो CAT होता है, इसमें 25 के लगभग क्या होते हैं, 20, हाँ सॉरी, जो टाटा बॉक्स होता है इसमें 25 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 25। और जो CAT होता है इसमें 75 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से पता चलता है कि हाँ, ट्रांसक्रिप्शन सही जगह से हो रहा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होता है, हाँ हाँ, दे सर्व एज बाइंडिंग साइट्स फॉर जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, ये सही बाइंडिंग साइट देते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को, कि यहीं से ट्रांसक्रिप्शन क्या होना है, स्टार्ट होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या आर पॉइंट बोल देते हैं, रेगुलेशन इन द ममेलियन सेल साइकिल हेवीली रिलाइज ऑन द फॉस्फोराइलेशन स्टेट्स ऑफ विच ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पे सेल साइकिल होता है, देखिए दो फेज होते हैं। क्या होता है, एक होता है आई फेज, जो सबसे बड़ा फेज होता है, एक होता है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। इंटरफेस होता है और माइटोटिक फेज होता है। इस फेज में जो सेल होती है उसी में रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक तरीके से डिवीजन 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 होने से पहले जो उसके अंदर प्रिपरेशन होती है वो सब आई फेज यानी कि इंटरफेस में हो जाती है। इसी में हमारा जीवन, सबसे पहले तो जहाँ पे सेल रेस्ट में होती है, G0 फेज आता है, फिर G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर क्या आता है, G2 फेज आता है। ये सारे फेज आते हैं, उसके बाद सेल प्रिपेयर होकर डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है। ठीक, तो क्या होता है कि जिस टाइम पे सेल G1 में होती है, G1 में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो वहां से एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होता है, कि रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। ठीक, तो यहां से क्या होता है कि सेल यहीं से होके कहां पे जाती है, एस फेज में यानी कि रेप्लिकेशन के लिए जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली सेल होती है, तो एक होता है पीआरबी, या इसको मैं बोल दूं रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन होती है, ये क्या करती है,
यहाँ पे प्रेजेंट G1 में E2F जो होता है इसको क्या कर देती है, इससे बाइंड हो जाती है। जब PRB इससे बाइंड हो जाती है तो ये क्या होता है, इसको इसका यो इनएक्टिव हो जाता है E2F, क्योंकि E2F की वजह से ही जो सेल होती है वो G1 से S फेज में जाती है रेप्लिकेशन के लिए, और जब PRB E2F से बाइंड हो जाती है तो इस इनएक्टिव हो जाता है। जब इनएक्टिव हो जाता है तो सेल G1 फेज में ही रुकी रहती है। फिर क्या होता है, हमने जो कल पढ़ा था साइक्लिन और CDK, साइक्लिन हमने पढ़ा था, साइक्लिन और CDK इन दोनों का हमने कॉम्प्लेक्स की, जब जिस टाइम पे दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पीआरबी पे एक फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पीआरबी इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही पीआरबी इनएक्टिव होता है तो E2F क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। E2F के एक्टिव होते ही सेल क्या होती है, G1 से S फेज में एंटर कर जाती है। ठीक, ये तो नॉर्मल चलने वाला प्रोसेस है। देखिए पीआरबी आपने तो पढ़ा होगा, P53 भी एक पेरेंटल इसको सेल बोली गई है। ये क्या करती है, ये भी जब टाइम पे सेल डिवीजन होता है तो उसमें एक सिग्नलिंग का काम करती है कि सेल को क्या उसको डेड किया जाए, जैसे मतलब एक सिग्नलिंग में यूज होती है। उसी तरीके से पीआरबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कितनी बार क्या होता है, सेल में एरर होता है और उसको रेप्लिकेशन के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए की कॉपीज बनेंगे, डीएनए की कॉपीज बनेंगी तो अगर वो डीएनए में एरर है तो मल्टीपल कॉपीज क्या हो जाएंगे, वो गलत मिल जाएंगे, उसका सेल का जो डिवीजन हो जाएगा वो गलत होगा। तो इसलिए क्या करती है, इसके थ्रू E2F फैक्टर को बाइंड करके उसको इनएक्टिव करके सेल को एस फेज में नहीं जाने देती। ठीक, तो ये सब चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ही होती है जो उसको वहां पे रोक के रखती है G1 फेज में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फ्रॉग development which specific region of the blastula act as the signaling center capable of including the formation of Spearman mangold organism। ठीक है, देखिए जिस टाइम पे जो एम्फीबियंस है उनमें क्या होता है, उनके अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है। क्या होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन होता है, उसी से क्या होता है कि उनके अंदर कौन सा ऑर्गन क्या कौन सी लेयर क्या बनाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक न्यू पोप सेंटर होता है, जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होता है तो जो एम्ब्रियो होता है उसके जो डोर्सल जो सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, जो डोर्सल मोस्ट सेल होती हैं, मोस्ट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लेयर्स क्या बनाती हैं, न्यूकोप सेंटर बनाती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेंटर क्या करता है, ये अपने ऊपर वाली सेल्स को क्या देता है, सिग्नल देता है। जो इसके ऊपर वाली जो सेल्स होती है इनको क्या देता है, इस तरीके से अरेंज अरेंज रहती हैं, ये सेंटर यहाँ पे होता है, ये इन वाली सेल्स को क्या देता है, सिग्नल देता है। ये क्या हो जाती है, वहां पे ब्लास्टोपोर बना देती है। क्या बना देती है, ब्लास्टोपोर बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। ठीक, ये क्या करता है, पूरे उसमें वेंट्रलाइजेशन कर देता है और न्यूरो इंडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेंस हो गया, और हमारी जो जिस टाइम लेयर्स होगी, एपिबोली, एम्बोली या फिर इन्वोल्यूशन, इन सबसे बहुत क्वेश्चन लगते हैं, योग से लगते हैं, किलीबेस से लगते हैं। तो मैं इनके शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक सीरीज लेके आऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करें तो बहुत एक्चुअली इसमें एरर होगा। अगर हम इस पे डिस्कस करें तो ये बहुत बड़े टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जिस टाइम पे हम सीएसआर नेट के लिए पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पढ़ते हैं ना, एक लाइन से इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता। ठीक, अगर मैं अभी इसी की बात करूं, ये जो अभी क्वेश्चन हम एक्चुअली थोड़ा एरर हो गया है, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो उसमें बहुत क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो कभी कभी फ्लो फ्लो में कभी कुछ गलत निकल जाए तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सही कर दूं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उन शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स पे सीरीज के साथ में आऊं आपके सामने और उन पे क्लास बनाऊं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, अभी देखिए हम इसका डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन इज टर्म्ड एज। क्या होता है कि जिस टाइम पे गैस्ट्रुलेशन होता है, ठीक है, जिस टाइम पे गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, जो एम सेल्स होती है वो एम्ब्रियो के चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। वो क्या कर लेती हैं, उसको कवर कर लेती हैं, एम्ब्रियो को कवर कर लेती है, तो वो क्या होती है, एक तरीके से स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और उसको एम्ब्रियो को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं हम एपिबोली। ठीक है, एपिबोली ये चारों है। इन्वेजिनेशन की बात करूं मैं, इन्वोल्यूशन की बात करूं, इनग्रेशन की बात करूं, जहां पे आ जाए माइग्रेशन वर्ड
कि सेल अंदर की तरफ को क्या हो रही है, माइग्रेट करे तो इनवेजिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं, सॉरी इनग्रेशन होता है। अगर मैं बात करूं, सॉरी, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये बी करेक्ट होगा, एपिबोली नहीं होगा, क्योंकि इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इन्वोल्यूशन में ही होता है जिस टाइम पे जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, वो चारों तरफ, एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या बनाती है, एक लेयर बना लेती है। ठीक, और जो इन्वेजिनेशन में होता है, इन्वेजिनेशन में क्या होता है, वो अंदर की तरफ को क्या होती है, लोकेट होती है और एक मोड़दार क्या बना लेती है, घुमाव बना लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन Arabidopsis is the combination of which class of homeotic genes specific specifies the formation of stamens male reproduction। हम एबीसी मॉडल पढ़ते हैं प्लांट में, ठीक है, तो उनमें से स्पेसिफिक क्लासेस कौन सी होती हैं जो बनाती हैं स्टेमन। देखिए, ठीक है, हम प्लांट में पढ़ते हैं, ये नॉर्मल सा हम जो लोग पढ़ते हैं प्लांट के अंदर एबीसी मॉडल जो पढ़ते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, जैसे इन्होंने दिया है क्लास ए, जो ओनली जीन, जो क्लास ए की जो जीन्स होती हैं ए की, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं हमारी सेपल्स। क्या बनाती है, सेपल्स। ठीक, और जो हमारी जो जिस टाइम पे हम वो देखते हैं ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे से होता है, जो फ्लावर में होता है, सेपल होता है। ठीक, और जो क्लास ए और बी की जीन होती है, ये क्या बनाती है, पेटल्स। क्या बनाती है, पेटल्स। डायग्राम इतना अच्छा नहीं, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। जो क्लास बी और सी होती है, ये क्या बनाती है, स्टेमन। ये स्टेमन पार्ट बनाती है। क्या बनाती है, स्टेमन। ठीक, और अगर मैं बात करूं सी की, तो ये क्या बनाती है, कार्पल। ठीक है, क्या बनाती है, कार्पल्स। ठीक, अभी देखिए, ये एबीसी मॉडल है, इसमें इन्हीं से क्वेश्चन आता है। क्या पूछते हैं कि जीन ए दे दिया क्या बनाती है, ए बी दे दिया क्या मिलके बनाती है, बी सी क्या बनाती है, सी क्या बनाती है, और एक इसमें चीज में जो कि मैंने अभी बताया, ए क्या बनाती है, सेपल्स बनाती है, जो ग्रीन वाले पार्ट जो पत्तियां होती हैं। ए और बी पेटल्स बनाती है, फ्लावर के जो पत्तियां होती है पेटल्स होती हैं। ठीक, बी और सी उसका स्टेमन पार्ट बनाती है, मेल पार्ट बनाती है। और जो क्लास जी सी जीन होती है, ये कार्पल्स बनाती है। और एक चीज यहाँ पे याद रखने की है, आपने देखा होगा ए बी के साथ में क्या बना रही है, पेटल्स, बी सी के बाद में क्या बना रही है, इसके साथ में क्या बना रही है, स्टेमन बना रही है। लेकिन आपने सी और ए का कॉम्बिनेशन नहीं देखा होगा, क्योंकि ये म्यूटेंट है, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बनाती। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, जो स्टेमन पार्ट बनाती है जीन क्लास, जो कौन सी क्लास जीन बनाती है, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पैराफोलिकल सेल्स, या उनको सी सेल्स बोल सकते हैं, ऑफ थायराइड ग्लैंड ग्लैंड एंड फंक्शन टू लोअर ब्लड कैल्शियम। देखिए, मतलब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कौन सा हार्मोन होता है जो सीक्रेट करती है, जो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम के अमाउंट को कम करता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है कि जो कैल्शियम होता है उसके अमाउंट अगर कम हो जाए, उसको ज्यादा करने के लिए, मतलब एक लेवल में लाने के लिए, वो कौन सा हार्मोन होता है। देखिए, एक होती है थायराइड ग्लैंड, कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड, पैरा। ठीक, जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके अंदर क्या होता है, कैल्सिटोनिन होता है। कौन सा, कैल्सिटोनिन। ठीक, और जो ये होती है पैराथायराइड, ये क्या बनाती है, पीटीएच, पीटीएच। ये क्या करती है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन होता है, जिसको थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है, ये क्या करता है, जिस टाइम पे ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करता है। और जो पैराथायराइड होता है, ये क्या करता है, जब अमाउंट उसकी एक तरीके से कम हो जाए, उसकी उसको लेवल करता है। तो हमारा इसमें पूछा है कि कौन सा जो ब्लड स्ट्रीम में लोअर करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, बी क्या होता है, करेक्ट होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखिए, मेरा कोशिश ये रही है कि सभी यूनिट से क्वेश्चंस को मैं इसके अंदर लेके आऊं। तो अभी इवोल्यूशन का है, इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स कंप्लीटली अनरिलेटेड। देखिए, अनरिलेटेड लीनिएज दैट इनहेबिट सिमिलर एनवायरमेंटल इज कॉल्ड। क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि उनका जो एंसेस्टर है वो सेम नहीं है, लेकिन वो एक ही एनवायरमेंट में जब रहती है, एक ही एंसेस्टर उनके क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनके एक ही एनवायरमेंट में रहते रहते उनके अंदर करेक्टर ऐसे डेवलप हो जाते हैं। हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, हम ले सकते हैं बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स का ले सकते हैं, या हम बैट का ले सकते हैं, उनके विंग्स का।
इसमें कौन सा आता है, ये कौन सा होता है, कोवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कोवर्जेंट इवोल्यूशन में ही होता है जब स्पीसीज होती है, उनके एंसेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक ही एनवायरमेंट में रहते हुए उनके अंदर कैरेक्टर सेम आ जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट की, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, इसमें क्या होता है कि एंसेस्टर तो सेम होते हैं, लेकिन उनके एनवायरमेंट के वो अलग अलग रहते रहते उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। शार्क्स वगैरह, डॉल्फिन वगैरह की हम बात कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, which genetic engineering tool is used to monitor the expression level of thousands of gene simultaneously in a single cell or tissue sample under specific experimental condition। देखिए, थाउजेंड ऑफ जीन्स एक ही स्लाइड पर, उनको ऐसे करने के लिए, फिर उनका कंपैरिजन करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक होती है जो यूज की जाती है, वो होती है डीएनए माइक्रो एरे। यही होती है जो हम एक साथ में एक ही बार में एक ही स्लाइड पे हम थाउजेंड ऑफ जीन का क्या करते हैं, माइक्रो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। और इससे रिलेटेड सी सेक्शन में क्वेश्चन होता है जो बहुत बड़ा सा पैरा देते हैं, उसमें पूरी टेक्निक को क्या कर देंगे, वो टेक्निक को डिस्क्राइब करेंगे, उसको बताएंगे उसके बारे में, फिर आपसे पूछेंगे तो इसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है, वो कंपैरिजन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, यानी कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स बाय डीएनए हेलिकेज क्रिएट्स original strain ahead of the replication fork. Which of the following statements correctly describe how the cell resolve the tropical problem? देखिए, जब हम शुरू में अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पर, जहां पे जो थाइमिन थाइमिन जो थी उनका बीच में बॉन्ड बन जाता है यूवी रेज की वजह से, तो मैंने थोड़ा सा वहां पे डिस्कस कर दिया था बाय मिस्टेक, क्योंकि मुझे एकदम से वो लगा मैंने, लेकिन ये यहाँ पे इसका मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए जो डीएनए का अनबाइंड होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है, हेलिकेज आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है, वो क्या करता है, उसको एक तरीके से वो ओपन करता है, खोलता है। ठीक है, अब जब ये आता है, ये खोलता है, तो जिस टाइम पे डीएनए बीच में से अनवाइंड होता है तो उसके स्ट्रेस हो जाता है दोनों तरफ को। जैसे कि एक नॉर्मली सी एक रस्सी होती है, एक रस्सी होती है, अगर हम उसको यहां से ऐसे ओपन करेंगे तो उस पर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आसपास में हम जैसे बीच से खींचते हैं, जो चारपाई बुनते हैं तो ऐसे खींचते हैं, तो बीच से तो हमें खींचता चला जाता है, लेकिन उसके आसपास में क्या आता है, स्ट्रेस आ जाता है, वो उतनी ही टाइट होती जाती है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोलिन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोलिन इसके अंदर आ जाती है। इससे क्या होता है कि उसको, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आगे रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक गायरेज एंजाइम होता है। क्या होता है, गायरेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम होता है, वो आता है यहाँ पर कट लगाता है। इसको एक चीज और बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज सेकंड, टोपो आइसोमरेज सेकंड, गायरेज को टोपो आइसोमरेज सेकंड का उसका ही है, कैटेगरी का ही है ये क्या करता है, यहाँ पे कट लगाता है और उसको ओपन कर देता है, फिर से वहां पे सील कर देता है, और उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए गायरेज टोपो आइसोमरेज सेकंड कट्स बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकोइल यूटिलाइजिंग एटीपी। और एक चीज, यूटिलाइजिंग एटीपी, जब ये डीएनए जो जो गायरेज एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज सेकंड कैटेगरी का, जिस टाइम पे ये अपना वर्क करता है तो इसको एटीपी की नीड होती है। फर्स्ट उसमें देख सकते हैं आप, ये बोलता है डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट कट्स बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सुपरकोइल। ठीक है, ये क्या कर, जो फर्स्ट होता है इसको जो एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसको क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, यूटिलाइज करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक, जब उसमें सुपरकोइल प्रेजेंट सुपरकोइल्स आ जाती है तो उसको कौन सोल्व करता है, गायरेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जो और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, इन द जूलॉजिकल टाइम स्केल विच जूलॉजिकल पीरियड ऑफ फेमसली नोन एज द एज ऑफ फिशेज ड्यू टू द मैसिव डाइवर्सिफिकेशन एंड डोमिनेंस ऑफ जॉर्डफिश। ठीक है, देखिए जो जूलॉजिकल टाइम स्केल टेबल होते हैं उससे बहुत क्वेश्चन लगते हैं, और मोस्टली उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बी सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहां पे आ जाए एज ऑफ फिशेस, ठीक है, वो उसका मतलब है वो पूछ रहा है डिवोनियन पीरियड। जब आप उसको पढ़ोगे ऑटोमेटिकली कुछ उनके कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप पहचान लोगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। मैं, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि डेवलपमेंटल में लेयर्स हो गए या और बहुत सारे या फिर एंजाइम्स हो गए और या फिर अगर मैं बात करूँ जूलॉजिकल टाइम स्केल की जो टेबल है इसको भी लेके आऊंगी। तो मेरी है कि इस तरीके से अगर छोटे-छोटे शॉर्ट-शॉर्ट टॉपिक आ जाएँगे, क्वेश्चन्स आ जाएँगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जिस टाइम पे एग्ज़ाम पास में आता है, तो जितने क्वेश्चन्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जितना आपने पढ़ लिया है अब, अगर क्योंकि जो सीएसआई नेट में सारी यूनिट्स में से क्वेश्चन इतने नहीं आते, जितनी कुछ कोर कुछ यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं से क्वेश्चंस आपके सामने लेके भी आई हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनवाने हैं या शॉर्ट वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पर ड्रॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।